हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े विभाग के अंदर 3 अलग अलग जबरदस्त पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। खास बात यह है कि तीनों ही पोस्ट के लिए सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, इसमें से एक पोस्ट लेवल 10 की है, तब भी फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 1,20,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। बाकी जो 2 लेवल 8 की पोस्ट है, उन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 85 से 90,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलेगी और सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है ना। अपने आप में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। तो यार, आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं, क्योंकि 2025 के अंदर ये वैकेंसी आ रही है। ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है, ऑलमोस्ट निकल चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। इस बार सिलेक्शन के लिए कम से कम कितने नंबर आपको लाने हैं। इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी किस पोस्ट के ऊपर। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, मतलब सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। अपने आप में बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त लेवल की वैकेंसी है। मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वो निकल के आ रही है ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब केंद्र सरकार का एक बहुत ही विशाल डिपार्टमेंट है, विशाल विभाग है, जिसके अंदर एक साथ 3 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। जिसमें से सबसे बड़ी पोस्ट है एपीएफसी की, मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की एक पोस्ट है। ये हमारी लेवल 10 की पोस्ट होती है, ग्रुप ए की ये पोस्ट है। दूसरे नंबर पर ईओ मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है। साथ ही एओ अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। क्लियर है, ये हमारी लेवल 8 की पोस्ट है, दोनों की दोनों। सैलरी वगैरह आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया फॉर्म फीस कितनी होती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एससी, एसटी, पीएच वुमेन के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, काम क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे दे रहा हूं। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है। हर 2 साल के गैप में ये वैकेंसी निकल के आती है। इससे पहले ये वैकेंसी 2023 में आई थी। फॉर्म इसके 25 फरवरी 2023 में निकले थे। लास्ट डेट 17 मार्च 2023 थी। फाइनल रिजल्ट सभी पोस्ट के ऊपर 2 जनवरी 2025 को आ चुका है, इसलिए अब नई वैकेंसी अनाउंस की गई है। उससे पहले 2020 में वैकेंसी आई थी, कोविड की वजह से डिले हो गया था। फाइनल रिजल्ट 27 सितंबर 2022 को जारी कर दिया गया था। उससे पहले 2018 में ये वैकेंसी आई थी। तो हर 2 साल के गैप पर ये वैकेंसी निकलती है। गैप पर क्या, जब भी पुराने वाली वैकेंसी पूरी हो जाती है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो नई वैकेंसी को अनाउंस कर दिया जाता है। जैसे कि इस बार नई वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी अनाउंस हुई है आगे आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि यहां पर आपके टोटल 3 पोस्ट है। तीनों ही पोस्ट के लिए आप एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना होता है। क्लियर है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए दोस्तों, एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 35 साल रहती है जनरल वालों की। किस पोस्ट के ऊपर, एपीएफसी, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है ना, उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। बाकी की जो 2 हमारी एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, उनके लिए एज लिमिट हमारी 30 साल है, मतलब ईओ और एओ की पोस्ट के लिए। क्लियर है। जनरल वालों की एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एसटीएससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। फिर चाहे आपकी एपीएफसी की पोस्ट हो, ईओ की हो या फिर एओ की हो, तीनों ही पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो भाई आप एलिजिबल है। यहां पर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फेज 1 होगा, जिसमें आपका एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहां पर आपका एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। प्री मेंस एग्जाम का यहां पर कोई भी चक्कर नहीं होता। और अभी तक एग्जाम ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहां पर नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को ही समझ लेते हैं। लो भाई दोस्तों, आपके सामने इसका एग्जाम पैटर्न खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईओ और एओ की पोस्ट के बारे में, मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट के पोस्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एपीएफसी की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। यहां पर स्कीम क्या है, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क, हर एक क्वेश्चन बराबर नंबर का होता है। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है जिसके 4 ऑप्शन रहते हैं। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहने वाला है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यहां पर लिखा हुआ है देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3, यानी कि 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। मैं आपको बता देता हूं, फिर चाहे आपकी एपीएफसी की पोस्ट हो या फिर ईओ या फिर एओ की पोस्ट हो, तीनों ही पोस्ट का जो एग्जाम होता है ना, वो टोटल आपका 300 नंबर का होता है। ठीक है, 300 नंबर का आपका पेपर यहां पर रहता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? लो भाई देख लीजिए सिलेबस, आप देख लीजिए कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो भारत के फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने आजादी के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, युद्ध लड़े, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री का टॉपिक है। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, तो भाई करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यहां से बेसिक क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ज्यादा। जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस जो हमारा होता है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, वही जो हमारा अर्थमेटिक होता है, जो आप एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम के लिए पढ़ते हो। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई ये नोट टॉपिक्स आपके एग्जाम में होंगे, ये सभी आपको प्रिपेयर करना है। चिंता मत करिए, सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? तो भाई ये तो हो गया आपका ईओ और एओ के पोस्ट का। बात करते हैं एपीएफसी की पोस्ट की स्कीम। तो यहां पर भी आपका पेपर 2 घंटे का रहने वाला है। यहां पर भी 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहां पर भी 300 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर है? 300 नंबर का। ठीक है, अब यहां का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वही आपको जनरल इंग्लिश पढ़ना है। यहां पर आपको इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स पढ़ना है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड इन इकोनॉमिक आपको पढ़ना है। अकाउंटिंग थोड़ा पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको पढ़नी है। जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि वही आपका अर्थमेटिक होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लियर है? तो भाई ये आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि भाई इंग्लिश से कौन कौन से टॉपिक होंगे, या फिर जो आपका पॉपुलेशन है, गवर्नेंस से रिलेटेड कैसे टॉपिक होंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो भाई ईपीएफओ एग्जाम का पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भाई लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से ये आपके एग्जाम सेंटर्स रहने वाले स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ये आपके लगभग 80 के आसपास एग्जाम सेंटर्स है। तो आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एपीएफसी का एग्जाम अलग होगा, ईओ और एओ का एग्जाम आपका अलग होने वाला है। क्लियर है? एओ और ईओ का एग्जाम आपका एक ही होने वाला है। एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, फेज सेकंड है, जिसमें आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ये पर्सनल इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, ये लिखा हुआ है। जनरल वालों को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए 50 नंबर लाने होंगे, ओबीसी वालों को 45 नंबर, एसटीएससी पीएच वालों को 40 नंबर कम से कम इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। क्योंकि दोस्तों जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो आपका एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका 300 नंबर का था, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का था। क्लियर है? टोटल 400। तो फाइनल मेरिट एक तरीके से 400 नंबर में से आपकी बनती है। दिखा देता हूं आपको सारी चीजें। ये देखिए, फाइनल मेरिट 400 नंबर में से आपकी बनेगी। इंटरव्यू और मतलब फेज सेकंड और एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी।
चिंता मत करिए, पिछले साल की कट ऑफ आपको दिखा देता हूं। ये देखिए पिछले साल की बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है, सारी जानकारी दे रखी है। पिछले साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर थी वो 100 कितनी थी, 159 थी। 159 कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये रही 159 वैकेंसीज। पिछले साल एपीएफसी के एग्जाम में टोटल कितने कैंडिडेट्स बैठे थे, तो भाई पिछले साल टोटल 3,59,553 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। कैटेगरी वाइज नंबर ये रहा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड इन डिफरेंट कैटेगरी, किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया ये आप देख सकते हैं। जनरल से 41 कैंडिडेट्स, ओबीसी से 48 कैंडिडेट, एससी कैटेगरी से 25 कैंडिडेट्स, एसटी कैटेगरी से 13 कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस वाले 23 कैंडिडेट्स को फाइनली सिलेक्ट किया गया, मतलब फाइनली ज्वाइनिंग दी गई। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लीजिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेक्स्ट, मतलब मिनिमम लेवल कम से कम जितने पर आपकी कट ऑफ गई थी। 300 नंबर का आपका एग्जाम था, 300 में से आपके 178 जनरल वालों की पिछले साल कट ऑफ गई थी। 300 में से ओबीसी वालों की भी 178.33 कट ऑफ गई थी, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं था। एससी वालों के पिछले साल 300 नंबर में से 156.68 पर कट ऑफ गई थी। एसटी वालों की 151.68 कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 176.68 कट ऑफ गई थी पिछले साल। वहीं पर इंटरव्यू का मैं आपको बता चुका हूं, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। जनरल वालों को 50 लाने थे, ओबीसी वालों को 45, एससी एसटी वालों को 40, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 50 लाने थे। क्लियर है। तो ये पिछले साल की कट ऑफ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। कट ऑफ इस बार भी इसी के आसपास रहेगी। समझ गए दोस्तों यहां तक। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो एग्जाम की कट ऑफ हो गई, फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बताइए कि फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। तो भाई 400 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ जाती है। पिछले साल जनरल वालों की जो फाइनल कट ऑफ थी, ये लिखा हुआ है फाइनल सिलेक्शन आउट ऑफ 400। एपीएफसी की पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो 400 में से 257 नंबर फाइनल कट ऑफ थी। ओबीसी वालों की 246 नंबर पर थी, एससी वालों की 224 नंबर पर थी 400 में से, एसटी वालों की 230 नंबर पर गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 241 नंबर पर फाइनल कट ऑफ गई थी पिछले साल। माइंड के अंदर इसको सेट कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने सारी जानकारी वैसे आपको दे ही दी है। ये हाईएस्ट स्कोर है पिछले साल का कि भाई पिछले साल कितना हाईएस्ट स्कोर करा। 400 में से 304 किया, ओबीसी वालों ने 279 किया, ठीक है। ये हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन डिफरेंट कैटेगरी। ये लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन वर 300, टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू वर 1000, इसलिए फाइनल मेरिट आपकी बनती है 400 नंबर में से। समझ गए यहां तक का। तो फाइनली ये डाउट तो मैंने आपका क्लियर कर दिया कि फाइनल सिलेक्शन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होता है। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। सबसे पहले बात करें एपीएफसी की पोस्ट के बारे में, जो कि हमारी लेवल 10 की पोस्ट है और ये एक ग्रुप ए की पोस्ट है, ठीक है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 1,15,000 से ज्यादा मिलती है आफ्टर 7th पे कमीशन। अगले साल 8वां पे कमीशन आ रहा है तो सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये सैलरी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस लगने के बाद है। दूसरे नंबर पर पोस्ट आती है हमारी ईओ एंड एओ की पोस्ट, जो कि लेवल 8 की पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 86,000 रुपए महीना आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहती है आफ्टर 7th पे कमीशन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। जो प्रोफाइल, ये सारी की सारी ऑफिस सेक्शन की जॉब है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी, यहां पर आप असिस्टेंट कमिश्नर हो। फंड मतलब जो फंड कमिश्नर होता है ना, उसके आप असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। यहां पर आपको एक अलग कैबिन मिलता है। जो ईपीएफओ की ब्रांच है ना, एक प्रॉपर ऑफिस है, उसके अंदर आपको एक अलग एसी कैबिन मिलता है, जहां पर आप कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हो। अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आप एज अकाउंट ऑफिसर के तौर पर काम करते हो। ईपीएफओ का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप काम करोगे, उसके आप हेड होंगे, ऑफिसर होंगे। क्लियर है। साथ ही आपकी ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट भी आपकी इसी तरीके से रहने वाली है। जो ऑफलाइन लेन देन होता है, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन है, वो सारी एनफोर्समेंट ऑफिसर मैनेज करता है। क्लियर है। सारी की सारी ऑफिस सेक्शन की जॉब है। इन पोस्ट के ऊपर आपको फील्ड ड्यूटी नहीं करनी होती है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी, क्योंकि ईपीएफओ के पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहर में बहुत सारे ऑफिसेज है, ब्रांचेस है, तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के चांसेस है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। ईओ या फिर एओ की पोस्ट से जल्द ही आप एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाते हो। और असिस्टेंट फंड कमिश्नर के बाद पोस्ट आपको मिलती है फंड कमिश्नर, ठीक है। एपीएफसी के बाद सीधा फंड प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आप बन जाते हो। तो बढ़िया लेवल की पोस्ट है। अब बात करेंगे कि भैया कितनी वैकेंसी और कब आ रही है। तो भाई इस बार जो टोटल वैकेंसीज अनाउंस हुई है ना,
यूपीएससी ईपीएफओ की, वो 230 वैकेंसीज अनाउंस्ड हुई है, आपने भी देख लिया होगा, गोल करके देख लीजिएगा। क्लियर है? तो इतनी वैकेंसीज आपकी अनाउंस्ड है, टेंटेटिव है, वैकेंसीज बढ़ाई भी जा सकती है। क्लियर है दोस्तों? सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी ईओ एनफोर्समेंट ऑफिसर एओ की पोस्ट के ऊपर है 156। वहीं पर एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी है इसमें से वो आपकी लगभग 74 वैकेंसीज है। हालांकि पिछले साल से वैकेंसीज कम है लेकिन बढ़िया है। अब बात करते हैं कि भैया एग्जाम कब होगा और वैकेंसी कब निकलेगी। ईपीएफसी की जो वैकेंसी निकलती है, यूपीएससी इस वैकेंसीज को कंडक्ट कराता है, यूपीएससी के थ्रू ही ये वैकेंसी निकलती है। यूपीएससी ने अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें इस बार 5 रिजर्व डेट है और इन्हीं रिजर्व डेट पर आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट मतलब कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ईपीएफओ का, जहां पर 5 जुलाई एक रिजर्व डेट है, साथ ही 9 अगस्त 2025 एक रिजर्व डेट है, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर, 20 नवंबर। तो भाई यहां पर 99% चांसेस है कि जो ईपीएफओ यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका 5 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो पिछले साल की तरह ही फरवरी या फिर मार्च महीने के अंदर ही होने के चांसेस हैं। पिछले साल ऑनलाइन फॉर्म 25 फरवरी को निकले थे। क्लियर है दोस्तों? और एग्जाम कब कंडक्ट करा लिया गया था? जुलाई महीने के अंदर ही एग्जाम हो गया था। इस बार भी वैकेंसी फरवरी महीने के अंत तक निकलने के पूरे चांसेस हैं और वही एग्जाम आपका 5 जुलाई को कंडक्ट कराए जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये रिजर्व डेट उन्हीं एग्जाम्स के लिए है। अगर 5 जुलाई को नहीं होता तो 9 अगस्त को एग्जाम आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो वैकेंसीज आपकी आने को आज आ जाए, कल आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए, वैकेंसीज गारंटीडली आएगी, क्योंकि वैकेंसीज आपकी अनाउंस हो चुकी है। 230 वैकेंसीज बार आ रही हैं। क्लियर है? तो भाई जैसे ही फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आता है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। लगातार बने रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस बवाल वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलास के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।